हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, जिसको बोलते हैं कंपन स्पेक्ट्रम, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था और उसके बारे में कुछ डिटेल हमने स्टार्टिंग की थी। तो उसका जो बेसिक आइडिया है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले तो मैंने वो बताया था। मैं हल्का सा रिकेप कर देता हूँ कि हमने कैसे स्टडी किया। हमने बोला कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल है, उसके जो बॉन्ड की लेंथ है, परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, वो नॉर्मली फिक्स रहता है। बट जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एटम्स के पास में एनर्जी आ जाती है, परमाणुओं के पास ऊर्जा प्राप्त होती है और वो क्या करते हैं, कंपन करने लग जाते हैं, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइब्रेशन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन के ऊर्जा स्तर मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, कंपन ऊर्जा स्तर मिलेंगे। और जब एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो एनर्जी का स्पेक्ट्रम मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं, कंपन स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे सिंपल सा केस लिया उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए। और जो सबसे सिंपल केस लिया, सिंपलेस्ट केस में हमने डायटमिक मॉलिक्यूल ले लिया और द्विपरमाणु अणु में हमने स्टडी कर रहे थे और उसके कैलकुलेशन कर रहे थे कि उसमें पहले नेचुरल लेंथ जो थी दोनों परमाणुओं के बीच से R0 थी, उसकी सामान्य स्थिति में उसकी बंध की लंबाई। जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो बंध लंबाई R हो गई, स्मॉल r हो गई। ठीक है, तो चेंज हो गया उसमें R माइनस R0, एक्स का चेंज हो गया, स्मॉल एक्स, है ना। ये अभी काम में लेंगे। और ये दोनों के लिए हमने जो प्रत्यानयन बल होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, जिसको ऑसिलेशन बोल सकते हैं, कंपन को हम लोग दोलन बोल सकते हैं। तो दोलन गति हो रही है, दोलन गति के लिए प्रत्यानयन बल लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। हुक के नियम से हमने रिस्टोरिंग फोर्स के लिए M1 और M2 दोनों के लिए, दोनों जो पार्टिकल है M1 और M2 दोनों एटम्स हैं, उनके लिए हमने अप्लाई कर लिया। और अप्लाई करने पे दो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। दो इक्वेशन मिलते हैं, एक ये एक ये। ठीक है, वी विल गेट टू इक्वेशंस। अब इनकी हेल्प से देखो आगे क्या करते हैं। अभी देखो ये, अब ये इस पे फोकस करना, इस पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाले इस पे। तो आपको तो ये डायग्राम दोबारा नहीं बनाना, लेकिन मैं इस चीज़ को आगे काम में ले रहा हूँ। देखो ये है ना, ये अभी जो करने वाला हूँ ये पहले भी हमने जब रोटेशनल पढ़ा था, घूर्णन वाला, तब हमने स्टडी किया था, बट फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी काम आता है ये। यहाँ पे देखो, एक तो डायग्राम से एक चीज़ पता चलती है, क्या कि R जो है वो R1 प्लस R2 है। पहले कहाँ तक हो गया था, इक्वेशन नंबर, वही डेरिवेशन चल रहा है अभी आगे, 3 इक्वेशन हो गए थे ना, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था। अभी इक्वेशन नंबर, इसको 4 बोल दो आप, समीकरण नंबर 4। ठीक है, आगे सेंटर ऑफ मास होता है, जो द्रव्यमान केंद्र होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका एक गुण होता है, और उसको मैंने रोटेशनल में बताया था। और उसका गुण क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र के लिए, द्रव्यमान केंद्र के लिए फॉर सेंटर ऑफ मास, फॉर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लिए ये होता है कि M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर, जितने भी आते हैं ना उनका इक्वल टू 0 होता है, जितने भी उसमें पार्टिकल होते हैं। लेकिन अपने पास तो 2 ही पार्टिकल है, तो अपने पास 2 पार्टिकल है तो 2 तक ही आ जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। तो मतलब इक्वल टू 0 यहीं पे आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो ये ऐसा आएगा, M1 R1 वेक्टर इक्वल टू माइनस M2 R2 वेक्टर। ये नेगेटिव साइन एक्चुअल में क्या बताता है, नेगेटिव साइन यही बताता है कि देखो सेंटर ऑफ मास से जब चलेंगे तो R1 के लिए तो इधर चलना पड़ेगा और R2 के लिए इधर चलना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन का ऑपोजिट बता रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। अब देखो, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, केवल परिमाण की बात करूं, परिमाण लेने पर, परिमाण लेने पर टेकिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जैसे आ जाएगा M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2।
ये नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को शो कर रही थी, तो डायरेक्शन हटाया मैंने, केवल ये बात हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। ठीक है, अब ये सीन जो है ये वाला, ये पहले भी रोटेशनल में हम डिस्कस कर चुके, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया या याद नहीं है तो वो यहाँ पर देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया तो अच्छी बात है, रिपीट हो रहा है। ये R1 का वैल्यू है, R1 का वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूंगा, R1 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो R माइनस R2 आ जाएगा। R1 का वैल्यू R माइनस R2 और R2 का वैल्यू क्या आएगा, R माइनस R1। तो पहले मैं एक बार R1 का वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, M1, R1 का वैल्यू है R माइनस R2, M2 R2, यह आएगा M1 R माइनस M1 R2 इज इक्वल टू M2 R2। R2 को उधर ले गया तो M1 R इज इक्वल टू R, इसको उधर ले गया तो दोनों में R2 कॉमन आ जाएगा, तो M1 प्लस M2 R2 बचेगा। ठीक है, R2 बचा, तो देखो R2 क्या आ गया, R2 मिला M1 अपॉन M1 प्लस M2 R, ये मिला मुझे। ठीक है, ये मिल गया हमको, R2 का वैल्यू ये मिला। इसी वे में मैं R1 का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। R2 का तो मिल गया, अगर मैं यहाँ पे R1 का वैल्यू नहीं पुट करके R2 का कर देता तो R1 मिल जाता। तो अगेन 4 and 5 से हम लोग काम करते हैं। अगेन इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। अगेन 4 and 5 से, अगेन बाय 4 and 5, देखो फिर से 4 and 5 यूज में लेंगे तो 4 and 5 से क्या होगा, अब की बार R1 में टर्म्स में कैलकुलेट करना, R2 को कैलकुलेट नहीं करना, R2 को हटाना है। तो R2 को यहां से हटा देंगे R माइनस R1 से, तो M1 R1, M1 R1, M1 R1 इज इक्वल टू M2, R2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा R माइनस R1, तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R माइनस M2 R1, राइट। M1 R1 इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस M2 R1 इज इक्वल टू M2 R, दोनों में R1 देखो कॉमन आ रहा, तो M1 प्लस M2 R1 इक्वल टू M2 R, R1 इज इक्वल टू M2 R अपॉन M1 प्लस M2। ये अपने को क्या मिल जाता है, ये अपने को मिल गया R1, ये R1 मिल गया, ये R2 मिल गया, तो इक्वेशन नंबर 6 बोल देता हूँ उसको, ये इक्वेशन नंबर 7 है। तो इक्वेशन नंबर 6 और 7 मिल गया। इनसे क्या करने वाला हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 6 और 7 से मैं एक काम करता हूँ, या तो इक्वेशन नंबर 6 यूज कर लो या इक्वेशन नंबर 7 यूज कर लो। मैं इक्वेशन नंबर 7 यूज करता हूँ एक बार, है ना, और इक्वेशन नंबर 7 से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। देखो इक्वेशन नंबर 2 को मैं एक बार उठा लेता हूँ यहाँ से, इक्वेशन नंबर 7 से, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, अपने पास तो उधर लिखी हुई है ना, तो इसलिए मैं, आपके पास तो कॉपी में लिखी हुई होगी, वहाँ पे आराम से दिख रही होगी, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बट इक्वेशन नंबर ये है 2 है ना ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो R1 जो है, मैं R1 का वैल्यू यहाँ से पुट करना चाह रहा हूँ, R1 का वैल्यू, तो करो भैया। ये इक्वेशन नंबर 2 था ना, तो इक्वेशन नंबर 2 और 7 से, बाय इक्वेशन 2 and 7, 2 and 7 से क्या होगा, देखो M1 तो आ जाएगा यहाँ पे आएगा M1
यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, R1 जो है R1 का वैल्यू ये आएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 और क्या आएगा R आएगा, ये आएगा प्लस इक्वल टू माइनस के R माइनस R नॉट, राइट। इसमें क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, देखो वेरिएबल तो R है, तो R का 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ट्वाइस डिफरेंशिएशन होगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 d2 r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के r माइनस r नॉट। ये ठीक है। ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ये है समानीत द्रव्यमान। पहले रेड्यूस मास मैंने बताया था, तो ये है रेड्यूस मास। सिंस म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, रेड्यूस्ड मास इसको बोलते हैं समानीत द्रव्यमान, ठीक है, दिस इज रेड्यूस मास। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये आ गया फाइनली म्यू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के आर माइनस आर नॉट। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो इक्वेशन नंबर 2 था ये, इसमें R1 का वैल्यू पुट करके ये कैलकुलेट कर लिया। अब ना ये तो R1 में है ना R2 में, ना M1 में है ना M2 में है, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। M1 M2 दोनों के लिए अप्लाइड है, मतलब कि ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ना उसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखो दोनों का जो मास है M1 और M2, उन दोनों का रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, दोनों का मीनिंग निकलता है यहाँ पे, क्योंकि म्यू जो है वो रेड्यूस्ड मास है, समानीत द्रव्यमान है, और समानीत द्रव्यमान दोनों का इफेक्ट काउंट करके बताता है। ठीक है, अगर हम लोग ये नहीं करते कि 7 से इसमें नहीं रखते, तो हम लोग दूसरा अगर करते कि R2 का वैल्यू ये 6 से R2 का वैल्यू इसमें रख देते ना 3 में, तो अभी वो लास्ट में जो जाके मिला है ना, यही मिलता अपने को, ये आंसर ही मिलता अपने को। तो आप भले ही वो कर लो, 7 से 3 में पुट कर लो, या ये 6 से इसमें 2 में पुट कर लो, दोनों से लास्ट में जाके सेम ही मिलने वाला है। तो ये आ गया, ठीक है, ये आया। अब देखो मैं कुछ बात करता हूँ, इसको कुछ और भी सिंपल वे में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। टाइम देख लूँ मैं, इसको थोड़ा सिंपल वे में कैलकुलेट करते हैं। देखो ऐसा है, कैसा है कि सिंस x इज इक्वल्स टू क्या होता है r माइनस आर नॉट, पहले बोला था मैंने, ठीक है। दूसरा, अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, आर नॉट तो है कांस्टेंट, सिंस आर नॉट इज कांस्टेंट, नियत है ना, नियत है। इसको भी कुछ इक्वेशन नंबर दे दो, इसको पहले कहाँ तक हो गया था, 7 तक हो गया था ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 8, और इसको 9 कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अभी मैं आगे बात करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ इक्वेशन नंबर 9 का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 9 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करो r का, dr बाई डी टी। आर नोट का 0 हो गया, बिकॉज आर नोट इज कांस्टेंट, ये नियत मान है, तो नियत का 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन। चलो ये बात समझ आती है। एक और, क्योंकि मुझे ये चाहिए, देखो मुझे चाहिए d2r बाई डी टी स्क्वायर, तो एक और बार डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। डिफरेंशिएटिंग अगेन, पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग
तो देखो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आया। चलो तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू ये रखूँगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा और इसका वैल्यू एक्स हो जाएगा। तो अब देखो ये इक्वेशन नंबर 9 तक हो गया था ना, तो इक्वेशन नंबर 10 हो गया। तो 10 एंड 8, 10, 8 एंड 9, तो बाय 8, 9 एंड 10, इन तीन इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूँ मैं, और तीन इक्वेशन की हेल्प से क्या होगा, म्यू, दिस इज म्यू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर को मैं रख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट, प्लस नहीं था, इक्वल था, ये था इक्वल माइनस के, और r माइनस आर नॉट को x लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। ये वो हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको इधर लेके आऊँगा तो के बाई म्यू एक्स इक्वल्स टू 0, और ये हुआ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन टू 0, ठीक है। इसको जनरली ओमेगा नोट से भी लिख दिया करते हैं। ये होगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति बोल सकते हो। और ये जो इक्वेशन आ गया, ये फाइनली जो हम लोग डील कर रहे थे कि जो मॉलिक्यूल है अपना, जो कंपन गति कर रहा, कंपन दोलन गति होती है एक तरीके से, तो जो वाइब्रेशनल मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन जो मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है उसका ये इक्वेशन आ गया, उसका ये x, उसका जो चेंज होगा वो ये आ गया, ठीक है। ये ओमेगा नोट स्क्वायर है, वो ये है, ये यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई म्यू हो गया, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू के बाई म्यू, इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति या कंपन आवृत्ति, इसको कंपन आवृत्ति बोल देता हूँ, क्या बोल दूँ, कंपन आवृत्ति, कंपन आवृत्ति, कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कंपन कोणीय आवृत्ति, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसी गति करेगा, आवर्त गति करेगा, और आवर्त गति करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, और वो एनर्जी किस तरीके से होगी, अब सुनो, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, और इस इक्वेशन को फॉलो करता है, कंपन गति कर रहा है, एक तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है, और वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है। तो पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने सेकंड लास्ट यूनिट में पढ़ा था, सेकंड यूनिट में पढ़ा था एक्चुअल में, सेकंड यूनिट में, और वो क्या पढ़ा था, क्या दोलित्र, सरल आवर्ती दोलित्र, ओसिलेटर पढ़ा था हमने। और एक ओसिलेटर का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, हार्मोनिक ओसिलेटर जिसको बोलते थे, हार्मोनिक ओसिलेटर था, उसका भी इक्वेशन ऐसा ही आता था। अब हार्मोनिक ओसिलेटर का इक्वेशन ऐसा ही आता था, इसका भी इक्वेशन ऐसा ही आ रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है हार्मोनिक ओसिलेटर के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि हार्मोनिक ओसिलेटर के जो ऊर्जा के आइगन मान मिले थे, हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए जो एनर्जी के आइगन वैल्यूज मिले थे, उसी तरीके से आइगन वैल्यू इसके लिए मिलेंगे। तो क्या क्या एनर्जी के आइगन वैल्यू मिलेंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगा।
तब तक के लिए आप जिसने ये कॉपी नहीं किया है ये कॉपी कर सकता है। दिख रहा होगा शायद ये। मैं यहाँ पे एक बार पॉज कर देता हूँ, इससे पहले कर लिया होगा। ये यहाँ से था ना, ठीक है, ये था, इसके बाद में ये था, ये, और फिर ये कॉपी कर लेना। मैं टाइम देख लेता हूँ, बाकी का हम वर्क नेक्स्ट में कर सकते हैं। वैसे इसमें टाइम है तो हम इसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसी में ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसी में यहाँ पे ख़त्म करें तो ये कॉपी करने के बाद में अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखो ये ओमेगा नोड था, रूट के बाई म्यू, ये जो चीज़ें आ गई ये हो गया। ये क्या था, के क्या होता है, ये जो कांस्टेंट होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग नियतांक, ये वो होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको आगे मूव करते हैं। तो क्योंकि ये हमारा क्या करता है, एक जो दोलन गति करता है उसकी तरह है ये। तो दोलन गति कर रहा है, एक तरीके से ओसिलेटरी मोशन करता है, उसकी तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, कॉन्क्लूजन लिख लो। एक कॉन्क्लूजन लिख लो। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो एक बार। इक्वेशन नंबर 11 कर दो इसको। इक्वेशन नंबर 11 लिखो। समीकरण 11 सरल आवर्त गति, सरल दोलन गति लिखो। सरल दोलन गति का अवकल समीकरण है। समीकरण 11 सरल दोलन गति का अवकल समीकरण है। अतः इस स्थिति में द्विपरमाणुक अणु एक विमीय दोलित्र की तरह व्यवहार करता है। 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 अतः इस द्विपरमाणुक अणु के आइगन फलन एवं आइगन मान एक विमीय दोलित्र के आइगन फलन एवं आइगन मान के समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। इक्वेशन नंबर 11 represents the differential equation of simple harmonic motion. 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 The differential equation of simple harmonic motion represents the differential equation of simple harmonic motion. Hence the diatomic molecule is also a simple harmonic oscillator.
is also a simple harmonic oscillator, is also a simple harmonic oscillator, is also a simple harmonic oscillator, is also a simple harmonic oscillator. Therefore the eigenfunction and eigenvalue and therefore the eigenfunction and eigenvalues of diatomic molecule will be same as simple harmonic oscillator, will be same as simple harmonic oscillator. ठीक है, क्या बोला मैंने ये बोला कि जो इक्वेशन नंबर 111 है ये किसके लिए आई है, जो हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल जो डिस्कस कर रहे हैं, द्विपरमाणु अणु जो था जो कंपन गति कर रहा है m1 और m2 वाला, उसके लिए ये इक्वेशन मिला। लेकिन ये जो इक्वेशन होता है, ये जो समीकरण है, ये समीकरण तो सरल आवर्ती गति का होता है, सरल दोलन गति का होता है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है। तो अच्छा ये उसका होता है, और अगर ये उसका है तो इसकी भी जो ऊर्जा फंक्शन, जो आइगन फलन और आइगन मान होंगे, वो इसके जो एनर्जी आइगन फलन और एनर्जी आइगन फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू मिले थे इसके, वो इसके होंगे, क्योंकि ये तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो देखो इसका आइगन फंक्शन बताते हैं पहले, तो इसका श्रोडिंगर समीकरण बता देता हूं मैं, क्योंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर को फॉलो कर रहा है ना। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इस तरीके से होती है, द्विपरमाणु अणु की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो इस तरीके से होती है, वो होती है होती 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होती है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए लगा रहे हैं, अणु के लिए लगा रहे हैं। तो अणु या मॉलिक्यूल के लिए जो मास है वो यहाँ पे क्या है, म्यू है, क्योंकि दो एटम से मिलकर बना हुआ, तो केवल m नहीं है, यहाँ पे क्या है, म्यू है। तो मैं इसको म्यू लिख रहा हूं, म्यू है। अब देखो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो देखो क्या आता है, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण से श्रोडिंगर समीकरण से होता है -h²/2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज टू ई साई, ये होता है। चलो ये होता है। दूसरी चीज़ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -h²/2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी साई, ऐसे लिख दिया। ये वाले टर्म्स उधर रिप्लेस कर दूँ, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये नेगेटिव भी आ जाएगा साई, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई, और v जो है v का वैल्यू वहाँ से रख दो 1/2 म्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर समीकरण आ गया, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये सेम श्रोडिंगर इक्वेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा था हमने। अब इसको सोल्व करते हैं तो बहुत लंबा सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको सोल्व कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी दूसरे टॉपिक में। इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, वो नेक्स्ट में करेंगे। ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, सिलेबस में भी डायरेक्ट